रूसी लोगों को ऐसे युद्ध की सजा मिल रही है जिसे उन्होंने नहीं चाहा था। व्लादिमीर पुतिन ने भारी गलती की है। उसे लगा कि वह यूक्रेन की जंग सिर्फ तेल गैस के सहारे चला सकता है। लेकिन 3 साल और सैकड़ों अरब डॉलर के बाद वह सोने की नल अब सूख चुकी है। रूस के पास पैसे खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि जंग देश की अर्थव्यवस्था को इतनी तेजी से खाली कर रही है कि मॉस्को उसे भर भी नहीं पा रहा। तो अब क्रेमलिन एक नया क्रूर हथियार छोड़ रहा है, कीव पर नहीं बल्कि अपने ही नागरिकों पर। नतीजा, एक आर्थिक झटका जिसने रूसी नागरिकों की जेबों को नया मोर्चा बना दिया है। जिस बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं वह इस युद्ध में आत्मविनाश के सबसे विनाशकारी मामलों में से एक के रूप में दर्ज हो सकता है। शुरुआत से देखें तो यह संकट एक कठोर सच्चाई से पैदा हुआ। रूस के पास अभी पैसे खत्म हो रहे हैं। फिलहाल हर महीने अरबों डॉलर टैंक, रॉकेट और सैनिकों की तनख्वाह पर खर्च हो रहे हैं। जो पुतिन ने एक तरफा तेज आक्रमण के रूप में सोचा था, वह अब आधुनिक इतिहास के सबसे महंगे सैन्य अभियानों में से एक बन गया है। और अब इसका असर वहां दिखने लगा है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, अर्थव्यवस्था। वर्षों तक रूस अपने तेल और गैस साम्राज्य के सहारे आराम से जीता रहा। इन निर्यातों से सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, पेंशन और राजनीतिक वादों समेत सबका खर्च चलता था। ऊर्जा की कीमतें ऊंची रहने तक सिस्टम चला। लेकिन फिर पुतिन ने अच्छा व्यवहार छोड़ दिया। अब वह सोने की नल बंद हो रही है। प्रतिबंधों के चलते रूस की तेल आय करीब 1/3 घट गई है, जिससे देश की फंडिंग में भारी कमी आई है। यूरोप, जो पहले मॉस्को का सबसे बड़ा खरीदार था, ने अचानक खरीदना बंद कर दिया। अब रूस मजबूरी में अपना कच्चा तेल चीन और भारत को वैश्विक कीमतों से 30-40 डॉलर कम पर बेच रहा है, सिर्फ पैसे का प्रवाह बनाए रखने को। इस सब का मतलब यह है कि रूस के पास अब उतना पैसा नहीं है जितना कुछ साल पहले हुआ करता था। और भी बुरी बात यह है कि ये नई जीवन रेखाएं अब एक जंजीर जैसी लगने लगी हैं। मॉस्को जब अपने तेल गैस के लिए बीजिंग पर ज्यादा निर्भर है तो चीन छूट, डिलीवरी और भुगतान की मुद्रा तय करता है, जिससे मॉस्को नियंत्रण खोता है। एक समय का गर्वित ऊर्जा साम्राज्य अब धीरे धीरे बीजिंग की शर्तों पर आपूर्तिकर्ता बन रहा है। और फिर भी सीमित बाजार का सामना करते हुए रूस लगातार चीन, भारत और किसी भी ऐसे देश को अपना तेल बेचता जा रहा है जो भी कीमत वे देने को तैयार हैं। यह वाकई में थोड़ा दुखद है। यह सब कुछ ऐसा है जैसे आप अपनी अमीर आंटी को धीरे धीरे अपना सारा गहना गिरवी रखते हुए देख रहे हों। तेल अब भी बिकता है लेकिन मुनाफा कम हो गया है। यह एक धीमा रिसाव है और जहां पाइपलाइनें कम पैसा ला रही हैं, वहीं युद्ध लगातार और अधिक मांग कर रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का रक्षा बजट सबसे बड़ा है और यह बढ़ना नहीं रुक रहा। पिछले साल यह लगभग 13 ट्रिलियन रूबल, 146 अरब डॉलर वाला था। यह कुल सरकारी खर्च का लगभग 1/3 था। मॉस्को सेना पर इतना खर्च करता है जितना स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं पर मिलाकर भी नहीं करता। यह चौंकाने वाला है कि यूक्रेन के ऊपर उड़ने वाली हर मिसाइल देश की आर्थिक स्थिति पर असर डालती है। रूस की तरह क्रेमलिन आत्मविश्वास से इन छेदों को ढकने की कोशिश करता है। अधिकारियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था स्थिर है और रूस ने खुद को ढाल लिया है, लेकिन आंकड़े कुछ और दर्शाते हैं। आक्रमण के बाद से रूबल की कीमत लगभग आधी हो गई है। मुद्रास्फीति 8% से अधिक है और असली वेतन पिछड़ रहे हैं। अब रोटी, चीनी और अंडे जैसी बुनियादी चीजें युद्ध से पहले की तुलना में 20-30% महंगी हो गई हैं। मॉस्को से दूर जाते ही हालात और बिगड़ते हैं। एक आम रूसी के लिए इसका मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष, जहां हर वेतन से कम चीजें खरीदी जा सकती हैं। जैसे जैसे महीने बीतते हैं, खाने पीने का खर्च आय का बड़ा हिस्सा लेने लगता है और यूटिलिटी बिल भी ज्यादा आने लगते हैं। अब कार की मरम्मत और दवाइयों जैसे खर्चे लग्जरी हो गए हैं। दर्द न नाटकीय है, न अचानक, वह शांत, लगातार और सर्वत्र है। लोग इसे तब महसूस करते हैं जब वे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं, जब वे किराने का सामान खरीदते हैं या जब वे अपनी बचत को खत्म होते देखते हैं। इन सब ने रूस में रहना इस समय एक दर्दनाक अनुभव बना दिया है, लेकिन पूरे रूस में यह दर्द सभी को एक जैसा महसूस नहीं होता। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में जिंदगी सामान्य लगती है। कैफे भरे हैं, लग्जरी स्टोर खुले हैं और वेतन में राज्य सब्सिडी मिलती है ताकि राजधानी शांत रहे। लेकिन बड़े शहरों से बाहर कदम रखते ही यह भ्रम टूट जाता है। बेरयात्स्या, दागेस्तान, किमारोवा जैसे इलाकों में वेतन सिर्फ खाने पीने और ईंधन के खर्च तक सीमित है। यह बढ़ती खाई, जिसे दो रूस कहा जाता है, इस संकट के सबसे खतरनाक परिणामों में से एक है। क्रेमलिन शहरों को ताकत दिखाने के लिए चमकाए रखता है,
जबकि इलाकों पर युद्ध, टैक्स और जबरन भर्ती का छुपा हुआ बोझ पड़ता है। लेकिन इस साफ साफ खतरे और लोगों की तकलीफों के बावजूद मॉस्को अपने वित्त के साथ ऐसे खर्च करता रहता है जैसे वह कोई शांतिपूर्ण देश हो। अरबों रुपए सैन्य ठेकों, युद्ध मुआवजे और रूसी नियंत्रित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में खर्च होते हैं। युद्ध पैसे को इतनी तेजी से खा रहा है जितना देश कमा भी नहीं सकता। साल के अंत तक 2024 में रूस का बजट घाटा पहले ही 19 ट्रिलियन रूबल पार कर चुका था। अभी घाटा और बढ़ गया है। इस साल यह करीब 57 ट्रिलियन रूबल यानी लगभग 70 अरब डॉलर है। यह जीडीपी का लगभग 26% है। वित्तीय घाटे के पैमाने को छुपाने के लिए मॉस्को ने रचनात्मक लेखांकन का सहारा लिया। अब सैन्य खर्च के पूरे हिस्से अस्पष्ट बजट लाइनों में छुपा दिए गए हैं, जिन्हें राष्ट्रीय परियोजनाएं या बुनियादी ढांचा पहल कहा जाता है। मिसाइलों के लिए धनराशि को निर्माण सहायता के रूप में दर्ज किया जाता है। इसका मतलब है कि कागजों पर घाटा कम दिखता है, लेकिन असलियत में यह एक छलावा है। यहाँ तक कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी जानते हैं कि गणित अब मेल नहीं खाता, लेकिन उद्देश्य सटीकता नहीं, अस्तित्व है। जब तेल बिल चुकाने में असमर्थ हुआ, क्रेमलिन ने अगला कदम उठाते हुए जनता की ओर रुख किया। मॉस्को की नई रणनीति खर्च घटाने के बजाय सीधी है। अगर अर्थव्यवस्था से पर्याप्त आमदनी नहीं हो रही है तो बस उनसे और ज्यादा ले लो जो विरोध नहीं कर सकते। और यहीं से घरेलू टैक्स बढ़ोतरी की शुरुआत हुई। शुरू में ये बदलाव काफी मामूली लगे। अधिकारियों ने इन्हें बजट समायोजन कहा, एक ऐसा नरम शब्द जिसका असली मतलब था कि हम आपका और पैसा ले रहे हैं। कॉरपोरेट टैक्स 20% से बढ़कर 25% हुआ, जो दशक में पहली बड़ी बढ़ोतरी थी। सरकार ने इसे देशभक्ति बताते हुए बड़ी कंपनियों से सैन्य अभियान का समर्थन मांगा। रूस में बड़ी कंपनियों से मतलब आमतौर पर गैज़प्रोम, रोसनेफ्ट जैसी सरकारी दिग्गज फर्मों से है, जो हमेशा किसी न किसी तरह टिक जाती हैं। कुछ हफ्तों में कई को चुपचाप छूट, विस्तार या रचनात्मक रास्ते मिल गए, जिससे असर कम हुआ। असल बोझ छोटे लोगों पर पड़ा, जैसे पारिवारिक कैफे, मरम्मत की दुकानें, डिलीवरी कंपनियां। वे न तो पैरवी कर सकते थे और न ही अपने मुनाफे को छुपा सकते थे। उन्हें बस भुगतान करना पड़ा और इसकी कीमत चुकानी पड़ी। 2024 के मध्य तक क्षेत्रीय गवर्नर भी पैसे की होड़ में शामिल हो गए। उन्होंने संपत्ति कर बढ़ा दिए, वाहन शुल्क लगा दिए और यहाँ तक कि उपयोगिता बिलों में छुपे नए सेवा शुल्क भी जोड़ दिए। बिजली और गैस की कीमतें फिर बढ़ी। कथित न्याय संगत सुधारों से 2032 तक 160 अरब रूबल जुटाने के लिए उस योजना ने सस्ती बिजली के सामाजिक मानदंड सख्त कर घरेलू सीमा को ऊंचे स्तर से घटाकर औसत 220 किलोवाट घंटे प्रति माह कर दिया। कमजोर वर्गों की छूट धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिससे ज्यादातर परिवारों को यह देशभक्ति से ज्यादा डकैती जैसा लगा। इस बीच बड़ी गैर सरकारी कंपनियों ने खून चूसने का एक अलग तरीका ढूंढ लिया। यह चुपचाप पिछले दरवाजे से हुआ। जब क्रेमलिन ने बड़ी कंपनियों पर अपने तथाकथित विंडफॉल टैक्स की घोषणा की तो ओलिगार्क्स ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने बस अपने मुनाफे को कहीं और स्थानांतरित कर दिया। कई रूसी कंपनियों ने चुपचाप दुबई, आर्मेनिया और कजाकिस्तान में फिर से पंजीकरण करा लिया। यह सब वैध था, लेकिन बहुत खुलासा भी करता था। यहाँ तक कि राज्य से जुड़ी बड़ी कंपनियों ने भी खुद को अचानक टैक्स वसूली से बचाने के लिए प्रॉक्सी के जरिए मालिकाना हक बदलना शुरू कर दिया। बाकी सभी के लिए किस्मत नहीं थी। रूस में सरकार ने युद्ध के लिए टैक्स बढ़ाया, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी महंगी हो गई। कई क्षेत्रों में बिजली के बिल 12 से 15% तक बढ़ गए, खासकर सर्दियों के महीनों में। पेट्रोल के दाम बढ़े, जबकि रूस विदेशों में तेल सस्ता बेच रहा था। यह बढ़ोतरी उच्च उत्पाद शुल्क, कम सब्सिडी और लॉजिस्टिक लागत के कारण हुई थी, न कि वैश्विक बाजार प्रवृत्तियों से। 2024 की शुरुआत में इसके नतीजे दिखने लगे थे। रूस का स्मॉल बिजनेस इंडेक्स 2 साल में सबसे नीचे था और करीब आधी कंपनियों ने राजस्व घटने की सूचना दी। रिटेल बिक्री में 8% की गिरावट आई, जिससे अर्थव्यवस्था से अरबों रुपये मिट गए। व्यापार बंदी दर 5 साल में सबसे ऊपर पहुंची। बैंकों ने 4 में से 3 ऋण आवेदनों को ठुकराया। कथित अस्थायी युद्ध अधिभार चुपचाप स्थायी हो गए। यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर, जो हर रूसी शहर की धड़कन है, वे भी दबाव महसूस कर रहे थे। बढ़ती ईंधन लागत और नए लाइसेंस शुल्क के बीच फंसे हुए थे। युद्ध सिर्फ पैसे नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था भी बदल रहा था। बदलाव की बात करें तो यह हमें पुतिन की एक और चालाक चाल तथा कथित युद्ध लाभांश की ओर ले जाता है। लाभांश शब्द सुनते ही लगता है जैसे लोगों को उनकी कुर्बानियों का इनाम मिल रहा है। असल में ये सिर्फ लोगों से पैसे लेने का तरीका है।
जिन्होंने इस लड़ाई के लिए हामी नहीं भरी थी। सरकार सरकारी बैंकों और पेंशन फंड्स पर युद्ध बांड खरीदने का दबाव डालती है। ये सामान्य निवेश नहीं है, इनमें कम मुनाफा, ज्यादा जोखिम और युद्ध की लागत सीधा जुड़ी है। कागजों पर लगता है देश एकजुट है, असल में ये सिर्फ क्रेमलिन है जो चुपचाप पूरे सिस्टम के हर कोने से पैसा निकाल रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि लोगों को कोई विकल्प नहीं मिलता, उनकी बचत अपने आप दूसरी जगह भेज दी जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे युद्ध में विश्वास करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम उन्हें कोई रास्ता ही नहीं देता। इसे देशभक्ति बताया जाता है, लेकिन असल में ये दबाव है। सरकार को पैसा मिल जाता है और आम रूसी लोगों पर बोझ पड़ता है। उन्हें लाभांश नहीं मिलता, बस ज्यादा तनाव, कम सुरक्षा और ऐसा भविष्य मिलता है जो अंतहीन युद्ध से जुड़ा है। लेकिन यह दबाव का सिर्फ दिखने वाला हिस्सा है। जो अदृश्य हिस्सा है वह और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह देश के अपने ही बैंकों के अंदर छुपा हुआ है। रूस की वित्तीय प्रणाली अब सरकार का मुख्य जीवन समर्थन है। साइबर बैंक और वीटीबी जैसे सरकारी बैंक क्रेमलिन के घाटे के लिए गुल्लक बन गए हैं। वे बड़ी मात्रा में सरकारी बॉन्ड, जिन्हें ओब्लिगेट्सी फेडरल नोवो जाइमा कहा जाता है, खरीद रहे हैं, क्योंकि कोई और उन्हें नहीं खरीद रहा है। पहले ये बॉन्ड सुरक्षित निवेश थे, अब नकदी संकट झेल रही सरकार की जीवन रेखा बन गए हैं। जितना ज्यादा सरकार उधार लेती है, उतना ही वह निजी क्षेत्र को बाहर धकेलती है। छोटे व्यवसायों को अब पता चल रहा है कि ऋण के लिए खजाना खाली है। हर अतिरिक्त रूबल युद्ध में लग रहा है, इसलिए व्यवस्था फिलहाल चल रही है, लेकिन यह एक खतरनाक चक्र बनाता है। अगर महंगाई फिर से बढ़ती है या रूबल की कीमत और गिरती है, तो वे बॉन्ड बहुत तेजी से डूब जाएंगे। इससे रूस के बड़े बैंकों और करोड़ों नागरिकों की बचत पर असर पड़ेगा। क्रेमलिन ने बजट संकट सीधे बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया है। अब यह सिर्फ टैक्स नहीं लगा रहा, बल्कि नागरिकों की जमा पूंजी से जुआ भी खेल रहा है। फिर भी मॉस्को समृद्ध राष्ट्र का सपना बेचता है। राज्य टीवी चालू करें, वही विज्ञापन दिखेंगे जिसमें नई फैक्ट्रियां और कब्जे वाले इलाके दिखाए जाते हैं, चमचमाती मशीनें और मुस्कुराते हुए मजदूर। सब लोग नौकरियों, कॉन्ट्रैक्ट्स और एक ऐसे भविष्य का वादा करते हैं जहां दौलत वापस घर लौटेगी। संदेश साफ है, आज बलिदान करो, कल समृद्धि मिलेगी। यह प्रेरणादायक लगता है। लोगों को टैक्स, डिविडेंड और देशभक्ति के नाम पर चुराए गए पैसे को स्वीकार करने के लिए यह सब कहा जाता है। लेकिन जब आंकड़ों को गहराई से देखें तो वह उम्मीद झूठ सी लगती है। 2024 में डोनाबास के पुनर्निर्माण के लिए निर्धारित 12 ट्रिलियन रूबल में से बहुत ही कम हिस्सा असली निर्माण स्थल तक पहुंचा। बाकी पैसा क्रेमलिन से जुड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियों में गायब हो गया। रेल यार्ड से न निकली बजरी के फर्जी बिल और असल में न होने वाले फोरमैन की सैलरी। मेरोपोल की एक लीक टेंडर में 1 किलोमीटर सड़क की कीमत 42 मिलियन रूबल थी, जो युद्ध से पहले क्रीमिया में ऐसी सड़क की लागत से 3 गुना अधिक थी। इन फर्जी परियोजनाओं पर खर्च हर रूबल देश की असली जरूरतों से छीना गया है। रियाजन के एक जर्जर होते प्रसूति वार्ड से लेकर पर्म में उधार के समय पर चल रही डायलिसिस मशीनों तक आम रूसी ही इसकी कीमत चुका रहे हैं। नए टैक्स, अनगिनत शुल्क, बढ़ती यूटिलिटी लागत, इनसे बेहतर भविष्य नहीं बन रहा। यह सब एक मृग तृष्णा को ही पोषित कर रहा है, लोगों को उस उम्मीद में फंसा कर रख रहा है जिसका फल कभी मिलने वाला नहीं है। और यही असली खतरा है। आशा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन रूस में इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग सब्र करने को मजबूर हैं, ऐसी उम्मीद में जो कभी पूरी नहीं होगी, जबकि सरकार उनकी जेबें खाली कर रही है। हर रात टीवी स्क्रीन पर तरक्की की तस्वीरें चमकती हैं, लेकिन उस स्क्रीन के पीछे आपको खाली क्लासरूम, बंद अस्पताल वार्ड और जंग लगे स्टील के बीएम मिलेंगे, जो असली कहानी बताते हैं। सच बहुत सीधा है, यह जंग रूसी जनता को खा रही है, उनके फायदे के लिए नहीं, बल्कि राज्य के अस्तित्व के लिए। वो लाभांश जिसका सबको वादा किया गया था, कोई इनाम नहीं है, बल्कि ये उम्मीद पर लगाया गया टैक्स है, और रूसी लोग इसे ब्याज समेत चुका रहे हैं। तनाव बढ़ रहा है और सार्वजनिक सेवाएं टूट रही हैं। स्वास्थ्य सेवा महंगी होती जा रही है। निजी क्लिनिक लगातार कीमतें बढ़ा रहे हैं, जबकि अस्पतालों में पट्टियां और एंटीबायोटिक्स जैसी बुनियादी चीजों की भी कमी बताई जा रही है। पेंशनधारी लोग दवाइयां आधी मात्रा में ले रहे हैं ताकि वे लंबे समय तक चलें। यहाँ तक कि मिसाइल दागने वाले सैनिक भी अब ऐसी तंगी महसूस कर रहे हैं जो क्रेमलिन ने कभी नहीं सोची थी। यहाँ तक कि उच्च वर्ग के लोग भी तंगी महसूस कर रहे हैं। कॉम्बैट बोनस और एयरबोर्न डिवीजनों में चुपचाप कटौती की गई है। वहीं अधिकारियों पर युद्ध खर्च के लिए वेतन का हिस्सा स्वेच्छा से देने का दबाव बेराच रहा है। हर कोई जानता है कि यह वैकल्पिक नहीं है। मना करने पर तरक्कियां रुक जाती हैं। नेवी में पेट्रोलिंग से लौटे
कुछ नाविकों की तटीय छुट्टियों की स्टाइपेंड आदि कर दी गई है और कुछ ने साधारण खाने की तस्वीरें पोस्ट की हैं जो शिकायत से ज्यादा बोलती हैं। ये निराशाएं शांतिवादियों या प्रदर्शनकारियों से नहीं आ रही हैं, ये तो उन्हीं लोगों से आ रही हैं जिन पर क्रेमलिन युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए निर्भर करता है। इसी वजह से यह खतरनाक है। रक्षा बजट बढ़ रहा है, पर ज्यादातर पैसा हथियारों पर खर्च हो रहा है, न कि सैनिकों की भलाई पर। और भी बुरा यह है कि रक्षा उद्योग में गया पैसा महंगाई बढ़ाता है, जिससे लड़ने के लिए ही उसे इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जब ठेके बिना किसी निगरानी के दिए जाते हैं तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं। पहले नागरिक मशीनरी बनाने वाली फैक्ट्रियां अब सैन्य उपकरण 3 गुना महंगे बनाकर हर स्क्रू और सर्किट का बिल सरकार को भेज रही हैं। मुद्रास्फीति सिर्फ कमी से नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा भी है। सरकार ठेकेदारों को बढ़ी हुई कीमतें देती है, फिर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा देती है, जिससे लागत फिर से बढ़ जाती है। यह बर्बादी का एक बंद चक्र है जो खुद को लगातार बढ़ाता रहता है। सिद्धांत रूप में यह खर्च अर्थव्यवस्था को सक्रिय बनाए रखता है। व्यवहार में यह ऐसा है जैसे कोई इंजन अपनी ही तेल जलाकर चलाया जा रहा हो। सैन्य औद्योगिक तंत्र परजीवी बन जाता है जो सार्वजनिक धन पर पलता है और सबके लिए महंगाई बढ़ाता है। यही एक कारण है कि रूस में महंगाई नीचे नहीं आती, चाहे केंद्रीय बैंक कुछ भी कर ले। अर्थव्यवस्था लगातार पैसा छापती है। फिर हमारे पास एक और बड़ी समस्या है जो रूस में जीवन के बिगड़ने के कारण आती है, ब्रेन ड्रेन। 10,000 से अधिक युवा पेशेवर, जिनमें इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोग्रामर शामिल हैं, अपना सामान समेटकर कहीं और भविष्य की तलाश में रूस छोड़ चुके हैं। इसी समय सैकड़ों हजारों कामकाजी उम्र के पुरुषों को या तो जबरन भर्ती कर लिया गया है या वे इससे बचने के लिए भाग गए हैं। इसका नतीजा यह है कि फैक्ट्रियों में वेल्डरों की कमी है, खेतों में मजदूर नहीं मिल रहे हैं और ट्रकिंग कंपनियां ड्राइवरों के लिए तरस रही हैं। जैसे जैसे उत्पादकता गिरती है, कीमतें बढ़ती हैं और कठिनाइयों का यह चक्र चलता रहता है। इस श्रमिक कमी ने महंगाई को और बढ़ा दिया है, जिससे मॉस्को निपटने का दावा करता है। और यह कमी सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह देश की सामाजिक संरचना को भी बदल रही है। कामकाजी पुरुषों के जाने के बाद महिलाओं ने अर्थव्यवस्था को संभालने वाली भूमिकाएं संभाली। वे अब खेत, मरम्मत दुकानें और परिवहन बेड़े भी चला रही हैं, जहां पहले सिर्फ पुरुष काम करते थे। यह एक शांत क्रांति है जो मजबूरी में जन्मी है, लेकिन इसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। काम, बच्चों की देखभाल और घर संभालने का अधिक बोझ अब महिलाओं पर है, खासकर छोटे शहरों में जहां सहारा कम है। यह जनसांख्यिकीय दबाव पहले से ही दिखाई दे रहा है। जन्म दर घट रही है, स्वास्थ्य लागत बढ़ रही है और क्षेत्र तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। कम युवा लोगों से करदाता घटते हैं, जिससे राज्य का कर आधार सिकुड़ता है, जबकि इसे बढ़ना चाहिए। युद्ध विदेश में हो रहा है, पर इसकी जनसांख्यिकीय क्षति घर पर दिख रही है। जो लोग रुकते हैं उनकी जिंदगी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि पुतिन उनसे जितना पैसा निकाल सकते हैं निकाल रहे हैं। छोटे व्यवसाय के मालिकों पर नए कर, स्थानीय शुल्क और अनिवार्य योगदानों का सबसे ज्यादा बोझ है। अब रूस में व्यापार करना ऐसे है जैसे पत्थरों से भरे बैग के साथ पहाड़ी चढ़ना। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए कम होता है तो पूरा सिस्टम घुटने लगता है। हर नया टैक्स या शुल्क अर्थव्यवस्था से और ऑक्सीजन लेता है। उपभोक्ता अपनी कमर कस लेते हैं, दुकानों की बिक्री घट जाती है, फैक्ट्रियों में उत्पादन धीमा हो जाता है और फिर छंटनी शुरू हो जाती है। कम वेतन से टैक्स कम मिलता है, जिससे सरकार पर और दबाव बढ़ता है। रॉयटर्स के अर्थशास्त्रियों ने कहा, रूस टैक्स जाल में फंस गया है। तेल की कम आय से सरकार टैक्स बढ़ाने को मजबूर होती है, लेकिन इससे खर्च में कटौती होती है, राजस्व घटता है और एक दुष्चक्र बन जाता है जो जीडीपी को तेजी से नीचे खींचता है। अब इस युद्ध के चौथे साल में आम रूसी लोग मोर्चे पर लड़ रहे हैं। 2026 के बजट ने स्थिरता के वादे छोड़कर नए करों और हथियारों को छोड़ बाकी चीजों में भारी कटौती की। यह आत्मविनाश की धीमी प्रक्रिया है। जितना मास्को लेता है, अगली बार उतना ही कम बचता है। इसी कारण निराशा चुपचाप ग्रे इकोनॉमी में बदल रही है। अब लाखों रूसी बिना रिकॉर्ड के ट्यूटर, हैंडमैन या छोटे ऑनलाइन विक्रेता बन गए हैं। कुछ लोगों ने तो टैक्स से पूरी तरह बचने के लिए पूरी की पूरी फर्जी कंपनियां बना ली हैं। सरकार जानती है कि ये सब हो रहा है, लेकिन वो अनदेखा कर रही है। अगर सरकार सख्त हुई तो बची अर्थव्यवस्था भी अंडरग्राउंड हो जाएगी। अनुमान है कि रूस की जीडीपी का 15-20% अब अनौपचारिक रास्तों से जाता है। असली संकट सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक भी है। लोग अब नहीं मानते कि सिस्टम ईमानदारी से काम करेगा। उन्होंने देखा है कि हर अस्थायी टैक्स स्थायी बन गया और हर देशभक्ति कर्तव्य एक बिल बन गया।
उन्हें पता है युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा, यानी टैक्स भी जारी रहेंगे। और जब राज्य पर भरोसा टूट जाता है तो लोग बस उसके बाहर अपनी जिंदगी बनाना शुरू कर देते हैं। यही असली खतरा है क्रेमलिन के लिए। सड़कों पर गुस्साई भीड़ नहीं, बल्कि चुपचाप पीछे हटना। करोड़ों रूसी बिना अपनी सरकार के जीना सीख रहे हैं, एक एक करके साइड बिजनेस या जुगाड़ के जरिए। और जब ऐसा हो जाता है तो कोई भी नया टैक्स उस खालीपन को कभी नहीं भर सकता जो पीछे छूट गया है। और यह खालीपन सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह सांस्कृतिक भी है। लोग फिर उसी पुराने ढर्रे पर लौट रहे हैं जो सोवियत संघ के अंतिम वर्षों को याद करने वालों को जाना पहचाना लगेगा। बाहर से हर कोई साथ निभाता है, वे जो देना है देते हैं, सही नारे दोहराते हैं और दिखावा करते हैं कि व्यवस्था अब भी काम कर रही है। निजी तौर पर वे इसका मजाक उड़ाते हैं, इससे धोखा देते हैं या पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। यह शांत सनक किसी भी विरोध से ज्यादा तेजी से फैलती है। जब नियमों पर विश्वास नहीं होता तो भ्रष्टाचार अपराध न रहकर तरीका बन जाता है, जिससे पहल खत्म हो जाती है। व्यवसाय क्यों शुरू करें जब उस पर भारी टैक्स लगे या कोई रसूखदार उसे छीन ले? सफलता आपको निशाना बनाती है तो नवाचार क्यों करें? अर्थव्यवस्था कुछ समय तक प्रतिबंध, महंगाई और युद्ध सह सकती है, पर रुकी आबादी नहीं। यह मानना कि प्रयास मायने रखता है, यही चुपचाप ढहना है जो आंकड़ों में नहीं दिखता। जैसे जैसे विकल्प कम होते जा रहे हैं और टैक्स से होने वाली आमदनी भी लक्ष्यों से कम पड़ रही है, क्रेमलिन के पास चालें खत्म होती जा रही हैं और वो भी बहुत तेजी से। सॉवरेन वेल्थ फंड तेजी से खाली हो रहा है। सिर्फ 2024 में ही लगभग 30 अरब डॉलर तेल की कमी को पूरा करने और सैन्य खर्चों को कवर करने में खर्च कर दिए गए। ज्यादा रूबल छापने से थोड़ा समय मिला, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कीमतें बढ़ गई हैं, बचत खत्म हो गई है और मुद्रा पर भरोसा डगमगाने लगा है। एक और चीज जो बिखर गई है वो है रूस का भविष्य। क्रेमलिन की हताशा ने उसे उन संपत्तियों पर जुआ खेलने को मजबूर कर दिया है जिन्हें छूने की उसने कसम खाई थी। रूस की आखिरी अछूती तेल सीमा आर्कटिक बर्फ के नीचे है, जहां महाद्वीपीय शेल्फ में अरबों बैरल का विशाल भंडार पहले से ही दर्ज है। मॉस्को ने वर्षों तक कहा कि वह आइसब्रेकर और रिग्स से इन क्षेत्रों को विकसित करेगा ताकि प्रतिबंधों को चुनौती और रूसी प्रतिभा का प्रमाण दे सके। लेकिन 2024 तक हकीकत सामने आ गई। -40 डिग्री तापमान में ड्रिलिंग करने वाली एकमात्र कंपनी, जो एक प्रतिबंधित नॉर्वेजियन फर्म के साथ संयुक्त उद्यम थी, जरूरी स्पेयर पार्ट्स की कमी से रुक गई। रिग्स वहीं जम गए, जिससे मॉस्को एक महंगे विलंब को देखने के लिए मजबूर हो गया जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। समस्या को जल्दी हल करने के लिए क्रेमलिन ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। तत्काल नकद के बदले में चीनी सरकारी दिग्गजों को अन्वेषण लाइसेंस नीलाम कर दिए गए। उस जल्दी पैसे की कीमत बहुत बड़ी थी। अब बीजिंग के पास हर भविष्य के बैरल में एक बड़ा हिस्सा है और निर्यात मार्गों पर वीटो शक्ति भी है। रूसी कंपनियों ने ड्रिलिंग ठेके रखे, लेकिन मुनाफा पूरी तरह पूर्व की ओर गया। जो ऊर्जा संप्रभुता का ताज था, वह क्रेमलिन का तेज एटीएम बन गया। आज बेचा हर बैरल रूस के लिए भविष्य में टैक्स का मौका खत्म करता है। तात्कालिक नकदी ने लंबे नियंत्रण की कीमत चुकाई। भविष्य को बेचकर वर्तमान का खर्चा चलाना भी एक तरह का टैक्स ही है, जिसे वे पीढ़ियां चुकाएंगी जो अभी पैदा भी नहीं हुई हैं। फिर भी इन सभी कदमों के बावजूद रूस की जेब में जल रहा छेद भर नहीं पाया है। तो जब आर्कटिक की कमाई तेजी से खत्म हो रही है, मॉस्को ने और पैसे के लिए पुराने सहयोगियों की ओर रुख किया है। हाल ही में ब्रिक्स ने ऐसे ऋण और स्वैप दिए जो बचाव नहीं बल्कि फंदा साबित हुए। शंघाई के नए विकास बैंक ने 12 अरब डॉलर बुनियादी ढांचे के लिए भेजे, जो सीधे उन रेलवे लाइनों में गए जो मोर्चे और गोला आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोड़ती थीं। यह पैसा युआन और रुपये में आया, जो नियंत्रणों के कारण फंस गया और ब्लॉक के बाहर खर्च करना मुश्किल हो गया। फिर से इसका मतलब है रूस को ही नुकसान हो रहा है। और जैसे यह काफी नहीं था, रूस ने पाइपलाइन मार्गों पर वीटो चीन को दिया। कहा कि तेल कीमतें $70 प्रति बैरल से कम होने पर नियंत्रण चीन के पास होगा। और आप पहले से ही जानते हैं कि जब आप ऐसी बेवकूफ़ी भरी गारंटियां देते हैं तो क्या होता है। वैश्विक मांग डगमगाने लगती है। भारत ने रूस से सस्ता उरल्स कच्चा तेल खरीदना जारी रखा, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश है। मार्च में भारतीय रिजर्व बैंक ने रूबी रूबल व्यापार निपटान के लिए $400 मिलियन की स्वैप लाइन मंजूर की, जिससे भारतीय बैंकों को भुगतान प्रक्रिया सरल करने व विशेष रुपया खाते खोलने की अनुमति मिली। इस कदम से पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों को दरकिनार कर दोनों देशों को व्यापार में
लचीलापन मिला। भारत ने रूसी उर्वरक उपक्रमों में भी अपना निवेश बढ़ाया, जिसमें सैकड़ों मिलियन डॉलर की फंडिंग का अनुमान लगाया गया है। इन समझौतों को कृषि सहयोग कहा गया। उन्होंने रूस की निर्यात आय का समर्थन किया, पर इसका सैन्य खर्च या गोला बारूद सब्सिडी से कोई पुष्टि संबंध नहीं है। आर्थिक बढ़त के बावजूद इन व्यवस्थाओं के साथ कुछ सीमाएं भी आती हैं। रूस को व्यापार से मिलने वाले रुपए भारतीय बैंकों में फंसे रहते हैं और सिर्फ भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी में ही काम आते हैं। यह प्रतिबंध दिल्ली को रूस की कमाई के खर्च पर अप्रत्यक्ष प्रभाव देता है, पर वीटो शक्ति नहीं देता। स्वैप लाइनें और व्यापार समझौते अल्पकालिक तरलता देते हैं और मास्को को विदेशी शर्तों से जोड़ते हैं, जिससे लचीलापन कम होता है। दिन के अंत में ये सौदे हफ्तों के लिए होते हैं, वर्षों के लिए नहीं। हर रण ने घरों से रूबल युद्ध के मैदानों तक खींच लिए। रूस जो छोड़ रहा है, बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा। मॉस्को को थोड़ी देर के लिए तरलता मिल रही है, लेकिन दीर्घकालिक स्वतंत्रता विदेशी खातों के बोझ के कारण खो रही है, जो रूबल से ज्यादा मांगते हैं। अतीत और इतिहास पर एक नजर डालें तो साफ दिखता है कि आगे क्या होने वाला है। जब आर्थिक दबाव बढ़ता है तो वह हमेशा राजनीतिक रूप ले लेता है। वे जो शुरू न किए युद्ध की कीमत चुका रहे हैं, उनका धैर्य टूटने लगता है। हर नए विरोध के साथ स्थिरता का भ्रम टूटने लगता है। यही असली तबाही है। अर्थव्यवस्था जीवित दिखती है क्योंकि वह खुद को खा रही है। यही पैटर्न जमीन पर दिख रहा है। रूस ने अपने नागरिकों को थका दिया है ताकि वह युद्ध को जारी रख सके, एक ऐसा युद्ध जो जितना कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। अब आम लोगों पर बोझ बढ़ रहा है क्योंकि टैक्स, छुपे शुल्क और यूटिलिटी बिल बढ़ रहे हैं। सरकार कितना भी ले ले, वह कभी पर्याप्त नहीं होता। इसीलिए लोग अंत में हार मानने लगते हैं। टैक्स नहीं दिए जाएंगे, बकाया बिल बढ़ते जाएंगे और छोटे व्यवसाय अपने दरवाजे बंद कर लेंगे। सरकार कभी भी कड़े कदम उठा सकती है, जैसे बैंक खाते फ्रीज करना, संपत्ति जब्त करना या निकासी सीमा लगाना। सरकार नागरिकों को बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर कर सकती है। ये कदम थोड़ी देर के लिए नकदी ला सकते हैं, लेकिन लंबे समय के संकट को और बिगाड़ेंगे। बजट को स्थिर करने की हर कोशिश लोगों को अस्थिर करने का खतरा पैदा करती है, और क्रेमलिन का सबसे तेज नया हथियार कोई टैक्स नहीं है, बल्कि एक मुद्रा है। इसका नाम डिजिटल रूबल है, जो रूस सरकार की समर्थित इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है। इसे नवाचार बताकर तेज और सुरक्षित भुगतान का तरीका कहा जा रहा है, जबकि असल में यह सिर्फ नियंत्रण है। हर लेन देन को ट्रैक, ट्रेस और अपने आप टैक्स किया जा सकता है। एक बार जब डिजिटल रूबल पूरी तरह लागू हो जाएगा तो सरकार को पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह सीधे आपके खाते से पैसे निकाल सकती है। यह नया सिस्टम अधिकारियों को फंड फ्रीज करने, खर्च पर रोक लगाने या यहाँ तक कि कुछ समूहों को क्या खरीदना है उस पर भी सीमा लगाने की ताकत देता है। इसका मकसद अर्थव्यवस्था को कुशल बनाना है, लेकिन इस संदर्भ में कुशलता का मतलब आज्ञाकारिता है। यह सपना सरकार के लिए कम पैसे और धैर्य में बेहतरीन औजार बनता है। डिजिटल रूबल के प्रचलित होने पर नए टैक्स या फीस से बचना मुश्किल होगा। देशभक्ति और सजा में फर्क खत्म हो जाएगा। सरकार जल्द टैक्स बिल नहीं भेजेगी, यह बस आपके फोन से खुद ही पैसे ले लेगी, और इनमें से कुछ चीजें पहले से ही हो रही हैं। सरकार सरकारी बैंकों और पेंशन फंड्स पर बॉन्ड खरीदने का दबाव डाल रही है, जिससे वे सरकार को पैसा उधार दे रहे हैं जो शायद लौटे ना। इसे निवेश के रूप में बेचा जाता है, लेकिन असल में यह चुपचाप जब्ती का एक तरीका है, जिसमें नागरिकों की बचत को एक ऐसे युद्ध में फंसा दिया जाता है जिसे फंड करने के लिए उन्होंने कभी सहमति नहीं दी थी। लेकिन इसके झटके सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहेंगे। दुनिया इन कंपनियों को पहले ही महसूस कर रही है। सस्ता रूसी तेल एशियाई बाजारों में होने से वैश्विक कीमतें कम दिखती हैं। अस्थिरता छुप जाती है जो मास्को द्वारा छूट न देने पर सामने आ सकती है। रूस के अचानक हटने से आपूर्ति सख्त होगी और मुंबई से बर्लिन तक लागत बढ़ेगी। अब चीन रूसी निर्यात पर इतना निर्भर है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा भी मास्को की मजबूरी से जुड़ गई है। यूरोप के लिए खतरा उल्टी दिशा में है। अगर रूस की वित्तीय स्थिति जल्दी गिरती है तो उसकी ऊर्जा उत्पादन कम हो सकती है और वैश्विक बाजार फिर हिल सकते हैं। यही विरोधाभास है। रूस जितना धीरे धीरे डूबेगा, दुनिया उतनी देर तक सस्ती ऊर्जा पाएगी, लेकिन अंत में गिरावट अधिक होगी। क्रेमलिन का टैक्स संकट सिर्फ रूस का नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है। रूस का टैक्स संकट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं बल्कि यह अस्तित्व की लड़ाई है। हर टैक्स और छुपा शुल्क देश को कमजोर करता है। सरकार स्थिरता दिखाती है, पर वह उन नागरिकों पर निर्भर है जिनके पास न पैसे हैं न सब्र। असली जंग अब यूक्रेन में नहीं है, वह रसोई घरों, बटुओं और बैंक खातों में है। रूस में युद्ध अर्थव्यवस्था जारी है,
पर हर दिन देश को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से टूटने के करीब ला रही है। सच यह है कि रूस तुरंत नहीं टूटेगा, पर चेतावनी संकेत अनदेखा करना मुश्किल है। मुद्रास्फीति, पूंजी और प्रतिभा का पलायन तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के दबाव से समाज कमजोर होता है। युद्ध अरबों की रकम जला रहा है, जिसकी कीमत जनता चुकाती है। जल्दी या देर से प्रचार और हकीकत के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो जाएगी कि उसे पाटना नामुमकिन हो जाएगा। अगर आप अरबपतियों, लॉबिस्टों और सरकारी प्रवक्ताओं के स्वामित्व वाले मीडिया चैनलों से खबरें सुन सुनकर थक चुके हैं, तो आपको ग्लोबल रिकैप्स बहुत पसंद आएगा। यह हमारा फ्री न्यूज़लेटर है, जिसमें हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध या चीन की गतिविधियों जैसी असल घटनाएं बताते हैं। यह बिना प्रायोजक, विज्ञापन या सेंसरशिप के पूरी तरह कॉर्पोरेट फिल्टर रहित है। दोनों पक्षों की बातों को सीधा, बिना किसी फिल्टर के जियोपॉलिटिक्स के रूप में पेश किया जाता है। ऐसा विश्लेषण जिससे मुख्यधारा मीडिया भी डरता है। हम इसे खुद लिखते हैं और आपको जवाब देते हैं, न कि न्यूयॉर्क या बीजिंग के किसी बोर्डरूम से। अगर आप ऐसी जगह चाहते हैं जहां सच्चाई की अब भी अहमियत है, जहां सुर्खियां बिकाऊ नहीं हैं और जहां वैश्विक कहानियां जैसी हैं वैसी ही बताई जाती हैं, तो अभी ग्लोबल रिकैप्स से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या globalrecaps.com जाकर साइन अप करें। यह बिल्कुल मुफ्त है, इसमें सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं और यह वही एक ईमेल है जिसे आप हर हफ्ते सच में खोलना चाहेंगे।